इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में छिड़े सियासी संग्राम की, हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर बड़े एक्शन की। देखेंगे बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट से क्यों लगी बीजेपी सरकार को फटकार। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर शिंदे ने दिया क्या रिएक्शन। जानेंगे क्यों राबड़ी देवी पर बरसे सीएम नीतीश कुमार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया बजट। विपक्ष ने बजट को बताया हवा हवाई। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश न किए जाने को लेकर जताया विरोध। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की तैयारी। मुस्लिम लॉ बोर्ड 26 मार्च को पटना, 29 को विजयवाड़ा में करेगा रैली। दिल्ली हाईकोर्ट से सांसद राशिद इंजीनियर को बड़ी राहत। संसद की कार्यवाही में जाने की मिली इजाजत, साथ रहेगा पुलिसकर्मी। शेयर बाजार में तेजी, 32 अंकों की तेजी के साथ 78,017 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 10 अंकों की तेजी के साथ 23,668 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में एक बार फिर विपक्ष ने सरकार की जमकर घेराबंदी की। किसानों की समस्या को उठाया गया तो राज्यों के साथ मोदी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठे। इस बीच सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन और नए आयकर बिल को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। तो संसद में क्या हुआ खास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद में आज भी विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर तीखे हमले किए। तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल को मनरेगा के लिए मिलने वाला फंड रोकने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कहा कि वो बंगालियों के खिलाफ हैं। जब से वो कृषि मंत्री बने हैं सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। गरीब किसानों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश के सीएम पद से हटाया गया था। वहीं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर गलत बयान देकर सदन को गुमराह किया है। साफ है रिजिजू की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। और इस बीच बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की तरफ से लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सदन से मंजूरी मिल गई। अब जेपीसी को 2025 के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस बीच बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि नया आयकर बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। ये बिल अभी सिलेक्ट कमेटी के पास है और कमेटी को अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। संसद में दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का मामला भी उठा। संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में जहां सभी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं कि जस्टिस वर्मा पर सख्त एक्शन होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है। कोर्ट की तरफ से बनाई गई टीम ने जांच शुरू भी कर दी है। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर मिला पैसा किसका है। पुलिस ने ना तो अभी तक एफआईआर दर्ज की है और ना उसकी डायरी में ये लिखा है कि जस्टिस वर्मा के घर जो आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर कोई साजिश थी। जस्टिस वर्मा दावा कर रहे हैं कि उन्हें पैसे की जानकारी नहीं थी, तो पुलिस भी इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश केंद्र से कर दी। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में विरोध तेज हो गया है। वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में शामिल हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन की टीम जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंचे। टीम ने सरकारी आवास में बने उस स्टोर रूम की जांच की जहां 14 मार्च की रात करीब 11 बजे आग लगी थी। इस दौरान जब फायर कर्मी मौके पर पहुंचे तो 3 से 4 बोरों में नोटों में आग लगी हुई थी, जिसकी जानकारी तुरंत फायर डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई। जांच टीम ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यानी उन अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी जिनकी जानकारी में ये मामला सबसे पहले आया। इस बीच ये मामला संसद में भी उठा। एक दिन पहले राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। खड़गे की राय पर अब धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक बुला ली। सर्वदलीय बैठक में सभी की इस मामले में एक राय थी कि मामला बेहद गंभीर है और इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी।
दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर महाभियोग कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव आता है तो तुरंत ही जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा मुश्किलों में फंस गए हैं, तो मुश्किल में इस वक्त बीजेपी सरकारें भी दिखाई दे रही हैं। बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी सरकारें मुश्किलों में घिर गई हैं। कोर्ट ने बीजेपी सरकारों को बुलडोजर एक्शन के लिए कड़ी फटकार लगाई, इसके साथ ही जवाब भी मांगा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जिस बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी सरकार जनता के सामने अपनी पीठ थपथपा रही थी, अब वही बुलडोजर एक्शन बीजेपी सरकारों के लिए गले की फांस बन गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बार फिर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आखिर नोटिस के 24 घंटे के भीतर घरों को ध्वस्त कैसे किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि ये हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है कि कैसे आवासीय परिसरों को इतने मनमाने तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। अदालत ने पीड़ितों को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की सशर्त अनुमति दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वो समय पर अपील करेंगे, जमीन पर कोई दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से तोड़ना होगा। दरअसल ये मामला प्रयागराज का है, जहाँ साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और अन्य के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। तो वहीं अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के कथित आरोपी फहीम खान के घर महाराष्ट्र सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया। सरकार के इस एक्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए इस पर तत्काल रोक लगा दी। दरअसल फहीम खान के 2 मंजिला घर को अदालत के आदेश से पहले ही ढा दिया गया था, जबकि यूसुफ शेख के घर के अवैध हिस्सों को ढहाने की कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद रोक दी गई। दोनों आरोपियों ने अदालत में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि कथित अवैध हिस्सों को ढहाने से पहले मकान मालिकों की बात क्यों नहीं सुनी गई। ये कार्रवाई संपत्ति के मालिकों की बात सुने बिना दमनात्मक तरीके से की गई। वहीं खान की तरफ पेश हुए वकील अश्विन इंगोले ने कहा कि अदालत ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि बेंच ने कहा है कि अगर निष्कर्ष निकलता है कि तोड़फोड़ अवैध रूप से किया गया था तो प्राधिकारियों को इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। ऐसे में सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। बुलडोजर एक्शन इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है, तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी चर्चाओं में है। शिवसेना चीफ पर एक पैरोडी गीत को लेकर कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। तो वहीं इस मामले पर एकनाथ शिंदे का बयान आया है। तो आखिर कुणाल कामरा ने क्या कुछ कहा और इस पर शिवसेना की क्या प्रतिक्रिया आई, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने समन जारी किया और उन्हें पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे खार पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। हालांकि मुंबई में नहीं होने की वजह से कुणाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया है। उन्होंने खुद को पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई स्थित एक स्टूडियो में की गई तोड़फोड़ से अलग बताया है, लेकिन साथ ही कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। शिंदे ने आगे कहा कि ये कार्यकर्ताओं की भावना है, कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। इस मामले में कुणाल कामरा ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। कुणाल ने कहा कि मैं इस भीड़ से डरने वाला नहीं हूँ और ना ही छिपने वाला हूँ। शिवसेना, यूबीटी और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कुणाल कामरा का समर्थन किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुणाल कामरा ने सच कहा है, ये व्यंग्य नहीं था। जो लोग चोरी करते हैं वो गद्दार हैं। और अब इस मामले में शिंदे ने जो बयान दिया है वो चर्चा का विषय बन गया है। शिंदे के बयान से जहां विवाद और गहराने की संभावना है, तो वहीं इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक टकराव को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अभी मामला कहां जाकर थमता है ये तो देखने वाली बात होगी। शिंदे के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी अपने बयानों के चलते तो कभी अपनी हरकतों के चलते। और अब उन्होंने एक बार फिर विधान परिषद में ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद से कहा जा रहा है कि अपनी और अपनी पार्टी के खिलाफ हो रही साजिश को देख वो बौखला गए हैं और ये बयान उनकी बौखलाहट का ही नतीजा है। तो अब ऐसा क्या कुछ बोल गए नीतीश कुमार, देखिए इस रिपोर्ट पे। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की सियासत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। खासकर नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां बता रही हैं कि ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए चुनौती बना हुआ है। खासकर मुस्लिम संगठनों के ऐलान के बाद नीतीश कुमार बेहद दबाव में दिख रहे हैं। इसका असर उनके बयानों में भी नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ बिहार विधान परिषद में देखने को मिला, जब आरजेडी के सदस्य आरक्षण के मुद्दे पर विरोध कर रहे थे। उन्होंने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी सदस्य वेल में आकर विरोध करने लगे। आरजेडी की ज्यादातर सदस्य हरे रंग की टी शर्ट पहनकर आए थे। ये देखकर सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए और उन्होंने इसे बोगस बताया। उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है और ऐसा कहीं नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी ने इस तरह का काम नहीं किया है। उन्होंने राबड़ी देवी पर गुस्सा करते हुए कहा कि इसके हस्बैंड का है पार्टी, इसको क्या है, ये बेचारी तो यहाँ ऐसे ही आ गई है, जब वो हटा तो इसको बनवा दिया, इसका कोई मतलब है, ये तो ऐसे ही है। ये सब ऐसा ही क्या क्या करते रहता है, कोई पार्टी में इस तरह से देखे हैं? इस पार्टी का यही हाल है, इसका क्या मतलब है? यही नहीं, मुख्यमंत्री ने आरजेडी सदस्यों के हरे रंग की टी शर्ट पहनने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हरा टी शर्ट पहनकर आए हैं, हम यही पूछ रहे हैं, सब ऊपर वाला भी बैठा है, हम उसको भी कहेंगे कि देश भर में कहीं देखा है इस तरह का? ये लोग यही सब कर रहा है, जो शर्ट नहीं पहना है वो ऊपर से रख लिया है, ये सब बोगस चीज है। आगे में कुछ लिखवाए हुए हैं। अब नीतीश कुमार के इस रवैये को देखकर एक बार फिर उनके मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की चर्चा हो रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार हाथ से कुर्सी जाती देख बौखला गए हैं। नीतीश की बौखलाहट अब साफ दिखाई देने लगी है। तो डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी सरकारों के अपने ही मंत्री और विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार मुश्किल में घिरी हुई नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों अपनों के निशाने पर आई बीजेपी सरकारें? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सरकार की नीतियों का विरोध विपक्ष तो करता ही है, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल तब ज्यादा बढ़ जाती है जब उसका विरोध उसके अपने ही करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जहां मंत्री ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं राजस्थान में विधायक अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सरकार की औद्योगिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री ने ग्वालियर में उद्योगों की कमी को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि मैंने सिंधिया से कहा है कि ग्वालियर में उद्योग फिर से स्थापित हों। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले और हमें भी साथ ले चले। ग्वालियर को औद्योगिक नगरी बनाने के लिए काम करना होगा। ग्वालियर को जितने उद्योग मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं। वहीं राजस्थान में भजनलाल सरकार कोचिंग रेगुलेशन बिल लाना चाह रही है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी विधायक ही इस बिल के विरोध में खुलकर उतर आए हैं। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। सराफ ने कोचिंग बिल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये बिल पास हुआ तो प्रदेश में अफसरशाही हावी हो जाएगी। उन्होंने सरकार से कहा कि इस बिल को जल्दबाजी में लागू मत कीजिए, इससे हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। बीजेपी विधायकों के हंगामे के बाद कोचिंग रेगुलेशन बिल अधर में अटक गया और इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। वही विधानसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी बीजेपी शासित राज्यों में बवाल मचा हुआ है। अब देखना होगा कि ये विवाद शांत हो पाएगा या फिर नहीं। बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी के विधायक और मंत्रियों की नाराजगी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद का हल निकलने के भी संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल 4 दिन के भारत दौरे पर आया हुआ है। इसमें यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेदन लैंच शामिल है। ये दौरा ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बीच हो रहा है, जिससे भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है। GTRI ने इसे लेकर भारत को सतर्क रहने की सलाह दी है। देखिए रिपोर्ट। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने का संकेत दिया है, जिसके बाद 25 मार्च को एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करने पहुंचा। इसमें यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेदन लैंच जैसे बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये दौरा तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे भारत के कृषि उत्पाद, मीट, ऑटोमोबाइल, हीरे, सोना, रसायन और दवाओं पर 8 से 33% तक टैरिफ बढ़ने का खतरा है। हालांकि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भारत को सावधान रहने की सलाह दी है। GTRI का कहना है कि अमेरिका में फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी नहीं होने से समझौतों में बदलाव का जोखिम है। अमेरिका हस्ताक्षर के बाद भी दोबारा बातचीत कर सकता है, जिससे भारत से कानूनी और नीतिगत बदलाव की मांग हो सकती है। इससे भारत की संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस समझौते के लिए कूटनीति के साथ साथ अमेरिकी व्यापार नीति की कमियों को समझना जरूरी है। ये दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने का मौका दे सकता है, लेकिन भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। ये चर्चा आने वाले दिनों में और तेज होने की उम्मीद है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश का ध्यान पिछले 3 दिनों से कुणाल कामरा के वीडियो विवाद पर है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने इसके बदले में स्टूडियो में आकर तोड़फोड़ की, भद्दी गालियां बकी। अब ये स्टूडियो, जिसका नाम हैबिटेट क्लब है, वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है।
अब इससे कुणाल कामरा को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो जहाँ भी स्टैंड कर जाएगा वहीं पर फिर से कॉमेडी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्लब से जुड़े हुए तमाम सैकड़ों जो कार्यकर्ता थे, उसमें जो काम करने वाले थे, उनके लिए जरूर बेरोजगारी का संकट बढ़ जाएगा। लेकिन नेताओं के इससे क्या?